बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको चैप्टर के अंदर मौजूद टॉपिक्स की थ्योरी के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और चैप्टर में मौजूद फार्मूलाज का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से आती होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.1 माइक्रो कॉलम। हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है। स्टूडेंट्स, हम एक काम करेंगे कि जो डाटा हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मिलेगा उसको हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गिवन डाटा की हेडिंग दी है। सबसे पहले उसने हमें चार्ज की वैल्यू दी है, तो आइए ज़रा इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। आप जानते हैं चार्ज का सिंबल Q होता है, तो इसको लिख लिया। कितना चार्ज है? 0.1 माइक्रो कॉलम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो चार्ज है इसका SI यूनिट कॉलम होता है, यानी जब भी आप चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में तो आप कॉलम वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो मतलब हमें यहाँ से माइक्रो को ख़त्म करना पड़ेगा। अब आपने 11th क्लास के स्टार्ट में प्रीफिक्सेस पढ़े थे और आप जानते हैं कि जो माइक्रो है ये एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 की पावर -6 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये 0.1 जो है मैंने लिखा, माइक्रो की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि मुझे पता है माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। और ये आ गया कॉलम। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि जो 0.1 है इसको हम 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। 0.1 10 की पावर -1 ही होता है। और ये हमारे पास 10 की पावर -6 ऑलरेडी है जो माइक्रो की जगह हमने पुट किया था। अब आप यहाँ पे इस तरह करें कि ये 10 की पावर, ये भी 10 की पावर, बेस सेम हो, नीचे वाला सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप इसको ज़रा देखिए क्या बनेगा। 10 की पावर -1 और -6 क्या होता है? -7 होता है। और साथ कॉलम आप वैसे ही लगा दें। तो ये हमने चार्ज की वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करके लिख लिया। अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि हम इसको पुट करें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू ये थी, लिख ली। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ये चार्ज पहले रेस्ट में था, रुका हुआ था। अच्छा, इसके बाद इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 60 न्यूटन पर कॉलम। ये चार्ज जो है ना, किस में मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो हमें बताई गई है 60 न्यूटन पर कॉलम। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 60 न्यूटन पर कॉलम। एक चीज़ आपने देखी कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब शुरू में ये रुका हुआ था, रेस्ट में था। तो इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम VI के साथ शो करेंगे, यानी शुरू वाली वेलोसिटी, वो क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि जब कोई चीज़ रेस्ट में हो तो इसका मतलब वो रुका हुआ है, और अगर रुका हुआ हो तो उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर हम जैसे ही चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप जानते हैं, लेट करें अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान होते हैं। तो लेट करें ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट और ये मेरे पास है नेगेटिव प्लेट। छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको इस न्यूमेरिकल की थ्योरी भी समझ आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव प्लेट पे एंड होती हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड्स ऑन नेगेटिव प्लेट। अब लेट करें इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है। अगर नेगेटिव होता तो वो -7 लगा देता। अब लेट करो अगर ये रेस्ट के अंदर है भी,
लेट करो, रेस्ट के अंदर है भी तो ये रह नहीं सकता। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, चूंकि ये चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव को रिपेल करता है। आप जानते हैं सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये भाई साहब जो है ना, ये इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, चूंकि उस तरफ इसको रिपल्शन की फोर्स लग रही है पॉजिटिव प्लेट की वजह से, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करे तो ये मूव करना शुरू करेगा। अब जाहिर बात है, जब कोई बॉडी मूव करती है, मोशन में होती है, तो मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से बेसिकली ये मूव करना शुरू कर देगा। क्यों किया मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे वो देखें इसी बारे में पूछ रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। ये जैसे ही मूव करेगा तो मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। टू फाइंड, मैंने हेडिंग दे ली, क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। ये आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये हम फाइंड करेंगे। व्हेन इट हैज मूव्ड 2 मीटर, लेट करें ये 2 मीटर मूव किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, 2 मीटर मूव किया, तो इसके पास जारी बात है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, वो आप फाइंड करें। तो डिस्टेंस मूव्ड, जो इसने डिस्टेंस मूव किया पार्टिकल ने, वो भी उसने बता दिया है 2 मीटर है। भाई जितने डिस्टेंस मर्जी मूव करे, जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे बेसिकली इसकी ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसको पॉजिटिव लगातार रिपेल कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा उतना ये फास्ट होता जाएगा, उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर ये सिर्फ 2 मीटर तक मूव करेगा तो फिर इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी, वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने कोशिश की कि आपको जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो समझाई भी जाए, सिर्फ डाटा लिख के जो चीज़ फाइंड करनी है फॉर्म लगा के वो तो आप कर लेंगे, लेकिन असल चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला हूं, बल्कि मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और इजी वे में सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक सब्र के साथ देखना है ताकि आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ पाएँ। और मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को खुद भी आसानी के साथ सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग दे ली, यूजिंग द फार्मूला। स्टूडेंट्स फार्मूला देखें, कोई भी हमारे पास चार्ज हो तो उसकी जो एनर्जी है या उसका जो वर्क है उसका एक ही फार्मूला है, यानी चार्ज की एनर्जी हो या चार्ज का वर्क हो वो इक्वल होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट। एक उस चार्ज की मैग्नीट्यूड यानी वो चार्ज की वैल्यू, वो क्या है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क हो का जो चार्ज है उसका, या चार्ज की एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। स्टूडेंट्स आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास Q तो मौजूद है लेकिन हमारे पास V यानी वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वोल्टेज को पुट करना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा हुआ है वोल्टेज जो है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। ठीक है, ये E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और D मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको शो करते हैं। आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी V/R होती है, तो वहीं से ये लिया गया है V इज इक्वल टू ED। और ये फार्मूला आप कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले टॉपिक्स में भी यूज करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जब आप करते हैं वहां पे आप ये वाला फार्मूला भी स्टार्ट में यूज करते हैं, ये वाला भी यूज करते हैं। तो ये फार्मूलाज ऐसे हैं जो आपने पीछे टॉपिक्स यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी यूज किए हुए हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि फार्मूलाज कम से कम आपको आना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। Q को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लेकिन V जो है उसकी जगह पे मैं ED पुट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ED पुट कर दिया। अब मेरे पास ये फार्मूला बन चुका है, इसमें मैं सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, देखिएगा इसको हम ना विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये इतना आसान न्यूमेरिकल है कि इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करें। तो भाई Q की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली थी, 10 की पावर -7, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसने दी है, इसकी वैल्यू है 60, तो यहाँ पे आप 60 पुट कर दें। उसके बाद है D, और D इसने दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पे आप 2 वैल्यू पुट कर, जब आप वैल्यू पुट करते हैं फिर आप साथ यूनिट नहीं लगाते। स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको डाटा दे वो सारा का सारा यूज़ हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वो एक्स्ट्रा दे देता है।
उसके बगैर भी बाकी इंफॉर्मेशन, बाकी डाटा को यूज़ करके आप आंसर को लेके आ सकते हैं। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि अगर 60 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। 60 दो दफ़ा हो तो 120 होता है। और ये जो 10 की पावर -7 है, इसको मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेता हूँ 7। अब इसको ना हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर वो होता है जिसमें इशारिया पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद हो। ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, तो हम इशारिया इसके बाद लेके आएंगे। देखें, मैं लिखता हूँ 1.2 लिखता हूँ, ठीक है। 1.2 लिख लें, 1.20 लिख लें। इशारिया बेसिकली दरमियान में ला हो तो लास्ट पे होता है, तो हम इशारिया यहाँ से यहाँ पे लेके आए। कितने हिस्से पीछे गए? 2 डिजिट्स, ये 1 और ये 2, तो 10 की पावर क्या आएगा? 2 आएगा। और ये जो 10 की पावर -7 है, इसको वैसे ही लिख लें। ये 10 की पावर 2 जो है, इस इशारिया को 2 डिजिट्स पीछे ले जाने की वजह से आया है, और ये 10 की पावर -7 मैंने वैसे ही लिख लिया। तो इसको मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बनाया था, पेपर में नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल आई 1.2, आप वैसे ही लिख लें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें, अगर नीचे वाले सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 2 - 7, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ चुकी है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 - 7, तो -5। और आप जानते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट जाउल होता है, तो लीजिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो उसने पूछा था वो आ चुकी है। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है वो उसने शुरू में ही बता दी। तो देखें, टू फाइंड की हेडिंग दें और लिख लें कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी के साथ शो करते हैं, तो लिख लीजिए डेल्टा वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दें, यानी कि इसको हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थ्रो विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू अक्वायर अ स्पीड ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस देने से जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी स्पीड अक्वायर कर ले। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमें दो चीज़ों का पता चला। एक तो जो स्पीड अक्वायर की उसका पता चल गया, और दूसरा कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसका भी पता चल गया। तो हम गिवन डाटा के अंदर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। आइए ज़रा, गिवन डाटा की हेडिंग दी हुई है तो चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले स्पीड अक्वायर्ड, जो स्पीड उसने अक्वायर की, अचीव की, हासिल की इलेक्ट्रॉन ने, उसको लिखते हैं। स्पीड को हम v के साथ शो करते हैं। इसकी वैल्यू हमें दी गई है स्टेटमेंट के लास्ट पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये आपको आता होगा। चूंकि ये यूज़ होना है इसलिए हम इसको गिवन डाटा के अंदर लिख रहे हैं। चार्ज को हम Q के साथ शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम होती है। और इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम m के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 या 9.1 भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन जो है स्टेटमेंट के अंदर बताया गया था, उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू लिख ली। ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछी जा सकती है। स्पीड लिख ली। अब स्टूडेंट्स, फार्मूला जो हमने यूज़ करना है उसको हमें पहले यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा लूँ कि फार्मूला आएगा कैसे। देखें, आप जानते हैं कि चार्ज का मूव करना करंट होता है, लेकिन चार्ज खुद मूव नहीं करता। चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ता है, और वर्क कौन करता है, बैटरी करती है। यानी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, बैटरी वर्क करती है चार्ज पे। अब जाहिर बात है, चार्ज को मूव करने के लिए उसको वर्क बैटरी की मदद से हमने करवाया। अब जब चार्ज मूव करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। चूँकि मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो चार्ज कब मूव किया,
जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला, जब हमने बैटरी अटैच की तो बैटरी जो है वो वर्क कर रही है और इस वर्क करने से चार्ज मूव कर रहा है, यानी चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। जितना बैटरी ज़्यादा वर्क करेगी, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना चार्ज फास्ट मूव करेगा, उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो बैटरी उस चार्ज पर वर्क कर रही है, इसी की वजह से चार्ज मूव कर रहा है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जितना वर्क होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी अचीव हो जाएगी। एक तो आपको ये समझ आ गया। इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर पढ़ा हुआ है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के। तो आइए ज़रा फार्मूला की तो समझ आ गई, अब इसको आगे फार्मूला बनाना कैसे है वो भी समझिए। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लिया, ये इक्वल वैसे ही लगाया। वर्क डन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अभी मैं आपको पहले न्यूमेरिकल में समझा के आ चुका हूँ कि जो हमारे पास चार्ज है उसका वर्क फार्मूला क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी, यानी जो चार्ज है ना उसका जो वर्क है, चार्ज पे जो वर्क हुआ है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, एक चार्ज और मल्टीप्लाई बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है वो। तो हमने वर्क यहाँ पे ये पुट कर दिया और काइनेटिक एनर्जी का हमने सिंपल फार्मूला लिखा, वहाँ पे ये नहीं पुट किया, ये इस जगह पे पुट किया। अब यहाँ पे देखिए, इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमने डेल्टा वी मालूम करना है। तो इस फार्मूला में से बस आपने एक काम करना है कि डेल्टा वी को सेपरेट कर लेना है। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, बस कुछ नहीं करना, ये क्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आसान हो गया ना। इसको मैं लिख रहा हूँ, यानी ये बनेगा डेल्टा वी, मैं लिखता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर 2 इंटू क्यू। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि सर ने क्या किया। मैंने एक तो तरतीब से लिख लिया, ये एम वी स्क्वायर ऊपर है, ऊपर ही आएगा, ये 2 पहले ही नीचे है, ये क्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी उधर जाकर नीचे 2 के साथ मिल जाएगा, तो ऊपर एम वी स्क्वायर आएगा और नीचे 2, और ये क्यू उधर जाकर नीचे 2 क्यू, और इस तरफ डेल्टा वी आना था, मैंने तरतीब भी लगा ली, डेल्टा वी उधर लिख लिया, जो उधर आना था उसको इधर लिख लिया। उम्मीद करता हूँ स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला कैसे आता है वो मैंने आपको समझा दिया। आपने ये फार्मूला यूजिंग ये इतना लिखना है पेपर में जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फार्मूला यूजिंग कौन सा फार्मूला? डेल्टा वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2q। फार्मूला बना लिया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन ज़रूर समझिएगा, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेटर चलाना भी सिखलाऊंगा। अक्सर स्टूडेंट्स जब 10 की पावर को कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आंसर को गलत ले आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एम। देखें मैथ्स की वैल्यू क्या है? 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 है। इसके बाद है v का स्केयर, v तो उसने दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, लेकिन इसके ऊपर हम स्केयर भी लगाएंगे, इस ब्रैकेट पे v का स्केयर है तो v की वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा, ओवर 2 इंटू क्यू, और q कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, ये लिख लिया। अब ये मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, अभी इसको ऑन कर देते हैं, लेकिन एक स्टेप हम यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं कि इस तरह लिखें 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 लिखें, और इसका ना पहले आप स्केयर ओपन कर लें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रह जाए। 2 का स्केयर क्या होता है? 4, और 10 की पावर, ये पावर जो है स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 आएगा। अब इनको एक दफ़ा ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लें, या इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 1.6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आता है 3.2। कितना आता है? 3.2 आता है। और ये 10 की पावर -19 वैसे ही लिख लें, ठीक है। मैंने 1.6 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 16 2 32 होता है, ये इशारिया दरमियान में आएगा। अच्छा, अब इसके बाद लिखते हैं डेल्टा वी। स्टूडेंट्स अब ऊपर वाले दोनों को करना है मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है देखें, पहले आप लिखें 9.11 ज़रब, ये ज़रब आपने कैलकुलेटर पर नहीं डालनी, डायरेक्ट लिखना है 9.11 के बाद
10 की पावर -31, ये 10 की पावर होता है EXP वाला बटन, EXP ये 10 की पावर, ये -3 और 1 31। अगर आप इक्वल प्रेस करेंगे ना, देखें नीचे लिखा गया 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 लिखा गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 10 की पावर 12, देखें 4 और ये मल्टीप्लाई आपने कैलकुलेटर पे नहीं लगाना, 10 की पावर 12। तो मैंने जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले दोनों को, तो ये आया 3.644 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 और नीचे वाला वैसे ही लिख लें, ये है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया। अब आप ना इसको नेक्स्ट दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो इजी है, आप 10 की पावरों को अलग डील करें, बाकी को अलग डील करें। यानी आप इस तरह करें, ये जो 3.644 है इसको आप डिवाइड कर दे 3.2 पे, 3.2 पे कर दिया मैंने डिवाइड, ये आया 1.18। ठीक है, इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा, देख लेना 1.18 आया। इसको इस पे डिवाइड करने से, अभी ये जो ऊपर 10 की पावर -18 है इसको वैसे लिखें, ये जो 10 की पावर -19 है इसको भी ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 10 की पावर +19 बन जाएगा ना, 10 की पावर +19। इसको इस पर डिवाइड किया, ये आया, ये ऊपर 10 की पावर -18 वैसे ही नीचे वाला भी ऊपर ले गया, ऊपर जाकर वो प्लस हो गया। अब आप इसके बाद इसको, चले मैं इसको यहाँ पे थोड़े से स्टेप करता हूँ, वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो आप समझिएगा डेल्टा V इज इक्वल टू 1.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 19 ये 18, तो 19 में से 18 गए, स्टेप अगर सारे करने हैं तो -18 + 19 लिखिए, नहीं आप पावर्स को पहले ऐड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप फिर यहाँ पे इनका रिजल्ट लिख लीजिए, 1.18 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 की पावर 1 बनेगा, 19 में से 18 गए तो 1 होता है और पोटेंशियल डिफरेंस करंट वोल्ट होता है, तो ये आंसर भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 को 1.8 से, तो ये बन जाएगा 11.8। ठीक है, 11.8 बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और साथ आप यहाँ पे वोल्ट लगा दें, तो लीजिए हमारे पास जो उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको देखें स्टेप बाय स्टेप समझाया, फार्मूले कैसे आता है उसका मतलब भी समझा दिया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 84 वोल्ट। यानी कि दो पॉइंट्स हैं A और B, उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, स्टूडेंट्स डिफरेंस बोलते हैं माइनस करने को, एडिशन दो चीज़ों को ऐड करना, प्लस करना और सब्ट्रैक्शन करना, यानी कि डिफरेंस लेना। तो A और B जो पॉइंट्स हैं इनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है पोटेंशियल को V के साथ शो करते हैं, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 84 वोल्ट दिया गया है। तो हम इस तरह करते हैं, गिवन डाटा के अंदर इसको सेम ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट में कहता है कि वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स C एंड B इज VC माइनस VB इज इक्वल टू 24 वोल्ट। तो पॉइंट्स C और B में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको VC माइनस VB लिखा गया है वो 24 वोल्ट है। तो ये दो वैल्यूज़ हमने स्टेटमेंट से कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख ली। पहली वाली भी VA माइनस VB और VC माइनस VB, इसको भी लिख लिया। पहले वाला 84 वोल्ट है, दूसरे वाला 24 वोल्ट है। इसके बाद वो पूछता ये है कि व्हाट शुड बी द वर्क डन। भाई क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है ऑन मूविंग अ 40 माइक्रो कॉलम चार्ज फ्रॉम C टू A। यानी हमारे पास ये चार्ज है, इसको हमने C से A तक मूव करवाना है, तो वर्क डन क्या होगा। स्टूडेंट्स हमने वर्क डन फाइंड करना है, 2 फाइंड की मैंने हेडिंग दी है, वर्क डन फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम C टू A, फ्रॉम C टू A। यानी वर्क को हम W से शो करेंगे, साथ शो करेंगे C टू A, ये हमने फाइंड करना है। जबकि हमें चार्ज की वैल्यू दी गई है तो हम लिख लेते हैं चार्ज को Q के साथ शो करते हैं, और वैल्यू हमारे पास है 40 माइक्रो कॉलम।
अब मैं आपको समझा चुका हूँ कि माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 होता है, और हम जब भी चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं कॉलम वाली पुट करते हैं, तो लिहाजा हमें इसको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि माइक्रो प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू 10 की पावर -6 होती है। मैंने आपके सामने कंप्लीट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ी, इसमें हमें 3 चीज़ें गिवन है, ये पहले नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, चार्ज थर्ड नंबर पे। जो चीज़ पूछी है उसको लिख लिया। फार्मूला देखें, फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में भी समझा चुका हूँ, उससे पिछले यानी पहले दोनों न्यूमेरिकल में समझा चुका हूँ कि चार्ज का वर्क क्या होता है। चार्ज यानी क्यू मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, लेकिन चूंकि हम सी से ए जा रहे हैं तो डेल्टा वी भी कौन सा होगा, सी से ए वाला। यानी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि डेल्टा वी कौन सा है, क्योंकि ये भी चेंज इन पोटेंशियल है, ये भी चेंज इन पोटेंशियल है, लेकिन वर्क हमने फाइंड करना है सी टू ए, तो डेल्टा वी के साथ भी लिखेंगे सी टू ए। एक स्टेप और करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। वर्क डन हमने फाइंड करना है फ्रॉम सी टू ए, तो ये क्यू आप वैसे ही लिख लें स्टूडेंट्स। डेल्टा वी क्या होता है, यानी डेल्टा वी जिस तरह चेंज इन अगर वेलोसिटी हो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा हुआ है ना। डेल्टा पी क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल। इनिशियल सही है, बाद वाला ए है, तो यानी कि वी ए माइनस वी सी होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास अगर वर्क फाइंड करना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक चार्ज वो तो हमारे पास है, और वी ए माइनस वी सी होना चाहिए, जबकि हमारे पास वी ए माइनस वी बी है या वी सी माइनस वी बी है। वी ए माइनस वी सी हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में नहीं है, तो हमें पहले वी ए माइनस वी सी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वही तो समझाने लगा हूँ। इस तरह करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, ये देखें 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम बेसिकली वी ए माइनस वी सी को फाइंड करने वाले हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग दे ली, मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें से, यानी दिस माइनस दिस। अच्छा, दो इक्वेशन में माइनस कैसे होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो मैं लिखने लगा हूं, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। यानी ये वाली साइड क्या है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली क्या है, वी सी माइनस वी बी, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो 84 वोल्ट माइनस 24 वोल्ट आपके सामने मैंने सॉल्व किया। दिस माइनस दिस, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की, ये देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करें। अब हम इस माइनस को ओपन करते हैं, देखिए क्या बनता है, वी ए माइनस वी बी, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये वी सी माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वी बी हो जाएगा। 84 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये 60 वोल्ट जो है इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी बी से ये वी बी कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कट जाएंगे, तो क्या बचा, वी ए माइनस वी सी हमारे पास आया, इज इक्वल टू 60 वोल्ट। अब हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं वर्क डन, यानी अब हम वर्क डन को कैलकुलेट करने वाले हैं। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि अब हम वर्क डन को फाइंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फार्मूला मैं यहाँ पे ये देखिए लिख चुका हूँ, तो लिहाजा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है फ्रॉम सी टू ए, ये इक्वल होगा क्यू इंटू, ये देखें वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी, ये देखें इसी को तो हमने पहले फाइंड किया, तो मैंने अब फार्मूला लिख लिया, जो हमारे पास नहीं था वी ए माइनस वी सी, उसको हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसको हम विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व कर देंगे। देखिएगा कैसे करते हैं ताकि आप भी इस काबिल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स W यानी C माइनस सी इंटू ए, वर्क डन फ्रॉम C टू A, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम C टू A, ये लिखा भी हुआ है, वो देखें वर्क डन फ्रॉम C टू A। Q कितना है,
Q हमारे पास है ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ये मैंने Q की वैल्यू लिख दी। इसके बाद है VA माइनस VC, ये कितना आया, ये 60 आया, तो यहाँ पे आप 60 लिख दें। नेक्स्ट स्टेप, वर्क डन फ्रॉम C टू A जो हमने कैलकुलेट करना है। देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 ज़रब 4 6 4 24 होता है, ये 24 लिख दिया। एक ज़ीरो इसकी, एक ज़ीरो इसकी, ये 2 ज़ीरो लगाएं, यानी अगर आप 60 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 बनेगा। और ये 10 की पावर -6 आप वैसे ही लगा लें। अब आप जानते हैं कि हमें इस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इशारिया जो है वो पहले नॉन ज़ीरो के बाद हो, यहाँ पे हो, ये पहला नॉन ज़ीरो है। इशारिया दरमियान में ना हो तो कहाँ पे होता है, लास्ट पे। तो लास्ट पे अगर है तो इसको ये देखें कितना पीछे लेके जा रहे हो, 3 इनसे, 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है, 10 की पावर 3 आएगा। और ये 10 की पावर -6 एज इट इज़ लिख लें, वो 10 की पावर 3 इशारिया को 3 इनसे यानी 2.4 लिखने की वजह से आया। चलें अब 2 स्टेप रह गए हैं, यहाँ पे उनको करते हैं सॉल्व। तो वर्क डन फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -6 हो जाएगा। पावरें ऐड कर दीजिए, 10 की पावर 3 या 10 की पावर -6 बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। वर्क डन फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 3 गए या 3 में से 6 गए तो -3 आएगा। और आप जानते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास जाउल होता है। तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ चुका है। उसने कहा था वर्क फाइंड करो, क्या फाइंड करो, उसने कहा था वर्क फाइंड करो, यानी कि वर्क डन आपने फाइंड करना था फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आया, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 जाउल। तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको समझा दिया। आपने भी पेपर में सेम इसी तरह सॉल्व करना है तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ये ऐसा न्यूमेरिकल था जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो मुश्किल में पड़ जाते, समझ नहीं आती थी, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। स्टूडेंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल की अगली स्टेटमेंट समझना आसान हो जाए। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैरेलल प्लेट्स होंगी, यानी 2 प्लेट्स होंगी। लेट करें मैं यहाँ पर ये एक प्लेट बना रहा हूँ और इसके सामने एक प्लेट और हमने बनानी है, तो वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यानी अगर पहली प्लेट अलॉन्ग वाई एक्सिस बनाई है ना, तो दूसरी प्लेट भी हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस ही बनानी है। अगर एक प्लेट हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो दूसरी भी हॉरिजॉन्टल ही होगी, यानी कि दोनों जो है उनकी डायरेक्शन सेम होगी और सेम डायरेक्शन को हम पैरेलल कहते हैं। अब कैपेसिटर में 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को बैटरी के छोटे यानी नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि इसने चार्ज को स्टोर किया और इसकी चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कहता ये है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड व्हेन फील्ड विद अ डाइइलेक्ट्रिक। इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है लेकिन इसको हमने डाइइलेक्ट्रिक के साथ फिल भी किया हुआ है। यानी ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के दरमियान जो आप मीडियम रखते हैं, जो इंसुलेटर प्लेस करते हैं, बेसिकली इसी मीडियम को हम क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का। तो आपको पता है कि डाई इलेक्ट्रिक के प्लेस करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। अगर डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे नहीं होगा तो फिर ये कम चार्ज स्टोर करेगा, इसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो यही लिखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। जब उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने एक मीडियम जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं वो रखा हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमें उसने दिया है डाई कैपेसिटेंस विद मीडियम, जो कि हमने डाई इलेक्ट्रिक यानी मीडियम प्लेस किया हुआ है। तो मीडियम के मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है वो ये वैल्यू है।
तो कैपेसिटेंस विद मीडियम, तो कैपेसिटेंस को C के साथ शो करते हैं, साथ मैंने MED मीडियम का लगा लिया है और ये हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड। अब आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट है SI यूनिट वो फैरड होता है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे माइक्रो को ख़त्म करना पड़ेगा और माइक्रो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻6 होती है और यहाँ पे आप फैरड लगा लें। इसके बाद वो कहता है द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ 1.2 मीटर स्क्वायर। अब देखें ये जो प्लेट्स हैं इनका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, तो प्लेट्स का जो एरिया है वो 1.2 मीटर स्क्वायर है। अगर प्लेट्स बड़ी होंगी तो एरिया ज़्यादा होगा, प्लेट्स छोटी होंगी तो एरिया कम होगा। ये जो प्लेट्स है इसका एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ प्लेट्स क्या दिया हुआ है 1.2 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो सेपरेशन है जिसको बेसिकली हम D के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लिया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स भी लिख सकते हैं, D के साथ शो करेंगे। ये वैल्यू दी है, इसी को यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू और इसका यूनिट ये ज़ुबानी याद रखिएगा। इसकी वैल्यू और इसका यूनिट जो है MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा? क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ करना है जब वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी, जो डाटा दिया हमने लिख लिया। अब वो पूछता क्या है? पूछता ये है कि व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड क्या करना है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन R के साथ शो करते हैं, ये आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपने टॉपिक पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। वहाँ पे आप कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम और इन द अब्सेंस ऑफ मीडियम, दोनों आप फार्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो फार्मूला यूजिंग क्या है? C मीडियम यानी कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ये इक्वल होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अगर मीडियम दरमियान में ना हो तो फिर फार्मूला होता है, फिर उसमें एप्सिलॉन R नहीं आता, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आता है, यानी वो होता है C वैक्यूम, यानी जब दरमियान में खाली जगह होगी फिर ये इतना फार्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। लेकिन मीडियम के आने से ये एक कांस्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। ये अब आपने टॉपिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। आइए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन की मैंने हेडिंग दे दी है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी ताकि आपको मैं इसकी स्टेटमेंट समझा सकूं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यूजिंग द फार्मूला मैंने वो वहाँ पे लिख दिया है, उसी को यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है कि C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब स्टूडेंट्स हमने क्योंकि एप्सिलॉन R फाइंड करना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं इस फार्मूला से। कैसे सेपरेट करेंगे? एप्सिलॉन R इधर है, इसको इधर रखिए, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाइए। उधर क्या है? C मीडियम पहले ही मौजूद है, C मीडियम लिख लीजिए। ये D इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे लिख लें इसको तरतीब से कि एप्सिलॉन R यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास आया C मीडियम मल्टीप्लाई बाय D ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन डाटा में लिख दी ताकि क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। वैल्यूज पुट करते हैं, फार्मूला आने के बाद वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको इसकी सोल्यूशन जो है वो दूंगा, आपने इसको समझना है। आप खुद करेंगे तो हो सकता है गलत कर दें। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम, ये देखें C मीडियम ये दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम और इसके साथ D है। भाई D कहाँ है? ये D बड़ा है, 9 सिर्फ 10⁻⁻6 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ओवर A एरिया जो है आपको दिया हुआ है, ये देखें 1.2 है, लिख लें 1.2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए, कांस्टेंट है, क्या होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, देखें 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सिंपल आप 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो ये 54 आया, 54 आया।
इसके बाद अब ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 इनको ऐड कर दें, ये 10 की पावर -12 बन जाएगा। समझ आ गई ना, हमने 9 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को पावर में ऐड कर दिया 10 की पावर। अब देखें 8.85 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो ये आता है 10.62 10.62 इन दोनों को। और ये जो 10 की पावर -12 है इसको वैसे ही लिख लें। अब देखें ये 10 की पावर -12 से ये 10 की पावर -12 आप यहाँ पे कैंसिल कर दें तो हमारे पास आया एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 54 ओवर 10.62। अब हम इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं तो चले एक स्टेप ही रह गया है जिसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, अगर मैं 54 को डिवाइड करूँ 10.62 पे तो ये आता है 5.08। ठीक है, 5.08। तो चलो इसको मैं 5.1 लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ चुका है। अब आप यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग दें। ठीक है, ये रिजल्ट की हेडिंग लास्ट पे दे दिया करें, अच्छा होता है। और यहाँ पे आप लिख दें कि हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना था। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने कहा था मालूम करो, हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर लिया। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन r होता है और ये हमारे पास आया 5.1 और इसका यूनिट नहीं होता। ठीक है, आपने याद रखना है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब कैपेसिटर के अंदर आता है तो इसका यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो ये आपने अब टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको न्यूमेरिकल 4 सॉल्व करवा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is charged till the potential difference across its plates becomes 300 वोल्ट। यानी कि हमारे पास एक 15 माइक्रोफैरड का अगर कैपेसिटर हो तो उसको मुकम्मल चार्ज होने में 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओके, तो अब ये पहला सेंटेंस था। इस पहले सेंटेंस में हमें दो वैल्यूज उसने दी हैं। आइए ज़रा गिवन डाटा में उनको पहले लिख लेते हैं। ये हेडिंग गिवन डाटा की। सबसे पहले उसने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी है। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटर की चार्ज को जो स्टोर करने की एबिलिटी है, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जिस तरह पानी वाली टैंकी होती है ना, उसकी कैपेसिटी होती है कि इतने लीटर पानी स्टोर कर सकती है। बड़ी टैंकी होगी तो ज़्यादा पानी स्टोर करेगी, उसकी पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस होती है, यानी वो इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। हाँ, बड़ा कैपेसिटर होगा तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, छोटा कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी तो वो चार्ज को कम स्टोर करेगा। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, इसका मतलब मैंने समझाया, इसकी वैल्यू दी हुई है 15 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके हैं पहले न्यूमेरिकल्स में भी कि जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है तो फैरड में पुट करनी है। माइक्रो की जगह पे आप इसका जो प्रीफिक्स है 10 की पावर -6 वो लगा दीजिए, तो ये हमारे पास फैरड के अंदर वैल्यू है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया गया है 300 वोल्ट और यहाँ पे ये नाम भी लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस को आप सिंपल v के साथ शो कर लें, डेल्टा v के साथ भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम v के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 300 वोल्ट उसने दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आपके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इसके। लास्ट सेंटेंस में वो कहता ये है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो इस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की वो आप फाइंड करो। टू फाइंड की हेडिंग दे, एनर्जी स्टोर्ड हमने फाइंड करनी है। एनर्जी स्टोर्ड को आप यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब हम कैपेसिटर को इतना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेके उसको अपनी प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो अब आपने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर टॉपिक पढ़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। उसमें आपने जो पहला फार्मूला ड्राइव किया था उसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। फार्मूला यूजिंग क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। एनर्जी स्टोर्ड को आप यू के साथ शो कर लें। फार्मूला है 1/2
सी वी का स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यूजिंग द फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। बस आपने इसमें सीधी सीधी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं कि आंसर क्या आता है। मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, जाहिर सी बात है आपको पता है। तो U इज इक्वल टू 1/2 सी की वैल्यू ये दी गई है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, V का स्क्वायर, V कितना है 300 है, तो भाई आप 300 का स्क्वायर ले लें। U इज इक्वल टू, आप इस तरह करें 15 को 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 15 का हाफ क्या होता है भाई 7.5 होता है, ठीक है। 7 और 7 14 होता है, तो 7.5 और 7.5 15 हो जाएगा। इसके बाद ये 10 की पावर -6 वैसे ही लिख लें, ताकि हमने ये बट्टा ख़त्म कर दिया। इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 0 को जब आप डबल कर देते हो, जब स्क्वायर ओपन करते हो, जो नंबर होता है ना उसका स्क्वायर ले लिया जाता है, जो 0 होती हैं स्क्वायर लेने से वो डबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। U इज़ इक्वल टू ओके, अब ना हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप पहले लिखें 7.5, फिर लिखें ये 10 की पावर EXP, ये 10 की पावर -6 लिखेंगे। तो ये देखें इस कैलकुलेटर ने नीचे लिख दिया है 7.5 10 की पावर -6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9, उसके बाद 4 ज़ीरो लगानी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास 0.675, ठीक है। और आप जानते हैं एनर्जी जो कोई सी भी हो तो उसका जाउल ही होता है। तो लीजिए हमारे पास आंसर आ चुका। अब आप यहाँ पे रिज़ल्ट की हेडिंग दे के जो रिज़ल्ट है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आम तौर पे ना जो न्यूमेरिकल है, अगर आपने उसमें फुल मार्क्स लेने हो, जिस तरह टॉपर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करना हो, तो फिर आपको 5 हेडिंग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। और 5 हेडिंग्स कौन सी हैं? गिवन डाटा वो पहले नंबर पे दी हुई है, उसके बाद जो फाइंड करना है उसकी हेडिंग ने दी हुई है, उसके बाद जो आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, एक है तो एक लिख दें, दो है तो दो लिख दें, सॉल्यूशन सॉल्व करें, और लास्ट पे जो आपके पास रिजल्ट आया है, ये 5 हेडिंग्स पूरी हो गई हैं। टॉपर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, भाई टॉपर नहीं बनना चाहते, तो फिर आप 3 हेडिंग्स दें, गिवन डाटा, टू फाइंड और सॉल्यूशन। ये वाली और ये वाली इसको रहने दें, नंबर फिर भी आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन वो जो एक पेपर का इंप्रेशन होता है, जो एक प्रेजेंटेशन होती है, वो नहीं बन पाएगी। एक जो मयार होता है पेपर का, वो थोड़ा सा गिर जाएगा, नंबर फिर भी पूरे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट को ध्यान के साथ समझिएगा। लिखा है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंसेस। हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड है। आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अंदर पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग दे दी कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2। जो कैपेसिटर 1 है उसकी कैपेसिटेंस को आप C1 के साथ शो कीजिए। ये हमारे पास है 2.0 माइक्रोफैरड। अब आप जानते हैं यहाँ पर हम माइक्रो की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, जो कि 10 की पावर -6 होती है, ये लिख दिया। इसी तरह जो कैपेसिटर 2 है उसकी कैपेसिटेंस को हम C2 के साथ लिखेंगे, जाहिर करेंगे, और इसकी कैपेसिटेंस है 8.0 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 2.0 2 ही होता है, 8.0 जो है वो 8 ही होता है। तो मैं इसको सिंपल 8 लिख लेता हूँ। 8.0 को अगर आप 8 भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू पुट कर दें -6 और साथ लिख दें फैरड। तो हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, हमने लिख ली। अच्छा, इसके बाद कहता है कि ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज। लो, मेन बात का पता चल गया कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। अब आपको पता है कि आपने इसको पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर जो हैं सीरीज में कनेक्ट हों
और जब पैरेलल में कनेक्ट हों तो उनके फार्मूलाज क्या होते हैं, उनके अंदर कौन सी चीज़ सेम रहती है, कौन सी चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो ये आपने टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि सीरीज़ में क्या होता है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लें। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट्स इज अप्लाइड। और जो बैटरी हमने इन दोनों कैपेसिटर के साथ अटैच की हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट दिया गया है। तो ये है टोटल वोल्टेज, यानी जो हमने अप्लाई किया है। तो टोटल वोल्टेज को हम V के साथ शो करेंगे जो कि 300 वोल्ट है। ओके, मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए वो बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना तो उनमें चार्ज सेम रहता है, यानी जितना चार्ज पहला कैपेसिटर स्टोर करेगा उतना चार्ज ही दूसरा कैपेसिटर स्टोर करेगा, चाहे एक ही कैपेसिटेंस कम ही क्यों ना हो, एक दूसरे के कैपेसिटेंस ज़्यादा ही क्यों ना हो। सीरीज़ में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनमें चार्ज सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, वो सेम नहीं होगा। ये बात जो है आपने याद रखनी है। इसके बाद वो कहता है लास्ट सेंटेंस में कहता क्या है, पूछता है कि फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड करना है फॉर ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के लिए। हर कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर ही दो हैं, तो यानी दो कैपेसिटर हैं, पहले पे चार्ज क्या होगा दूसरे पे क्या होगा ये फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर पे क्या होगा दूसरे कैपेसिटर पे क्या होगा फाइंड करना है। टू फाइंड की हेडिंग दे ली चूंकि हमने उसने बोला फाइंड करो। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी पहले पे चार्ज Q1 दूसरे पे चार्ज Q2, दोनों पे चार्ज क्या होगा ये फाइंड करो। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर V1 एंड V2, ये हमने फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को V से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ चार्ज दोनों पे सेम हो गए, अगर आपने टोटल चार्ज फाइंड कर लिया तो वही Q1 पे होगा वही Q2 पे होगा, लेकिन वोल्टेज आपको दोनों पे सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब इसका सोल्यूशन करवाने लगा हूँ। बड़ी ध्यान के साथ चीज़ों को समझते जाइएगा, बहुत ही इजी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी दोनों कैपेसिटर की जो टोटल कैपेसिटेंस है पहले हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों की अलग अलग तो दी हुई है, तो दोनों की जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो दोनों कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दें ओवर दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर दें। तो ये इसका फार्मूला है, आपने टॉपिक के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। तो C इक्विवेलेंट यानी कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 मल्टीप्लाई बाय C2। देखिए C1 कितना है, ये तो 2 है, तो मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय C2 कितना है, ये तो 8 माइक्रोफैरड का है, ओवर C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट्स ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना इनकी जो पहली वैल्यू है माइक्रो वाली वही पुट की है, यानी अब जो हमें आंसर मिलेगा वो माइक्रो फैरड के अंदर मिलेगा, क्योंकि हमने 10⁻⁻⁶ नहीं लगाया। यानी दोनों कैपेसिटेंस एक 2 है एक 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ओवर दोनों को ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो माइक्रो फैरड के अंदर मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों जितनी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट की है वो माइक्रो में पुट की है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो कंबाइंड या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 2 16 और 8 जमा 2 10 होता है, और साथ माइक्रो फैरड लगा लें। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1.6 बनेगा और साथ माइक्रो फैरड। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 1.6 माइक्रो 10⁻⁻⁶ फैरड होता है। तो अब मैं आपको बता दूं अगर आप C1 C2 यानी ये वाली वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, ये वाली दूसरे वाली, तो फिर भी यही आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये ठीक है भाई, हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, हमें पता है कि हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट ही माइक्रो के अंदर की है, तो जो फाइनल आंसर है वो भी माइक्रो के अंदर आ जाएगा। आप उसको लिख लें, ये थोड़ा सा आसान तरीका है और जल्दी हो जाता है। आप दूसरे से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हमने टोटल चार्ज जो है वो फाइंड करना है कि टोटल चार्ज क्या होगा। स्टूडेंट्स चार्ज का फार्मूला आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, बहुत मशहूर फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। और यहाँ पे टोटल चार्ज है तो हमें जो कैपेसिटेंस है वो भी टोटल यानी इक्विवेलेंट पुट करनी पड़ेगी, और वोल्टेज भी हमें टोटल वाला ही पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बाय पुटिंग वैल्यूज लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी जहाँ पे वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे लिखना पड़ता है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितनी आई 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ आई। टोटल वोल्टेज कितना है भाई, ये तो 300, तो यहाँ पे आप 300 लिख लें। अब ज़रा इसको सॉल्व करें तो Q इज इक्वल टू
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं लिखता हूँ 1.6, ये 10 की पावर -6, ये नीचे लिखा भी गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 300 के साथ। तो ये मेरे पास आंसर आया जी। कैलकुलेटर पे आप भी सॉल्व करके कंफर्म कर लीजिएगा। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और चार्ज का यूनिट कॉलम होता है। अब यहाँ पे ना हम उसको बताएंगे कि एज बोथ कैपेसिटर, क्योंकि जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में उसने बताया है आर कनेक्टेड, वो दोनों कनेक्ट हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो बस इतना ही लिख दें, सो चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर विल बी सेम, या सो Q1 जो है, Q1 भी यही होगा, चार्ज सेम रहता है। जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं ना, तो टोटल चार्ज जो है उतना ही चार्ज फर्स्ट पे होगा, उतना ही चार्ज सेकंड। तो Q1 भी होगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 कॉलम, और जो Q2 है सेकंड, उस पे भी यही चार्ज होगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 कॉलम। तो लोगों हमने Q1 और Q2 फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने वोल्टेज जो है वो फाइंड करना है। पहले कैपेसिटर पे क्या होगा, दूसरे कैपेसिटर पे क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो देखें वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वोल्टेज होता है Q/C। कैसे, इसी फार्मूला से देख लें। अगर Q इज इक्वल टू CV है तो वोल्टेज इधर रखें, C उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q/C इज इक्वल टू V। अब ये चूंकि हम C1 यानी पहला जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो उसको V1 से शो करेंगे, उसका Q1 होगा और C भी 1 लगाएंगे। इस तरह वोल्टेज अक्रॉस C2 जब फाइंड करेंगे तो फिर ये V2 इज इक्वल टू Q2/C2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, V1 इज इक्वल टू Q1, देखें Q1 यही है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो C1 जो है, अब आप ये वाला पुट करें, ये C1 2 10 की पावर -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए विद कैलकुलेटर, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो लिखते हैं 4.8 10 की पावर -4, ओके 4.8 10 की पावर -4 ये लिख लिया, और इसको मैंने डिवाइड करना है किस पे, 2 × 10 की पावर -6 पे। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आया 240। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना हो, मैंने ज़रा इसको डायरेक्ट कर दिया है, जगह थोड़ी है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, बाय पुटिंग वैल्यूज लिख लीजिएगा। Q2 जो है वो भी यही है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 है, ये देख लें, ये लिखा हुआ है, ओवर C2, और C2 ये लिखा हुआ है, ये देखें C2 कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। अब इन दोनों को भी डिवाइड करते हैं, तो V2 यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 4.8 ये 10 की पावर -4 ये लिख लिया, नीचे लिखा भी गया। इसको हमने डिवाइड करना है 8 × 10 की पावर -6 पे। चलिए मैंने इसको डिवाइड किया, ये आया 60, कितना आया, 60 आया। तो यहाँ पे लिख लें 60 वोल्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल वोल्टेज कितना था, 300 वोल्ट है ना, टोटल वोल्टेज कितना था, 300 वोल्ट था। तो जिसमें से 240 वोल्ट पहले कैपेसिटर को मिल गया, और 60 वोल्ट किसको मिल गया, दूसरे कैपेसिटर को मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, चूँकि जितना चार्ज इसने स्टोर करना है उतना ही इसने स्टोर करना है। अब इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो ये कम वोल्टेज के साथ भी चार्ज उतना स्टोर कर लेगा जितना ये ज़्यादा वोल्टेज के साथ स्टोर करेगा। तो अब मैंने आपको मुकम्मल न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप ये वाला सॉल्व करवा दिया, 6 नंबर वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखता है कि अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड। हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू उसने दी है। तो आइए इसे गिवन डाटा में लिख लेते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग दे रखी है, कैपेसिटेंस का सिंबल C, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद आप इस तरह करें कि माइक्रो जो है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें। आप जानते हैं माइक्रो 10 की पावर -6 को कहते हैं, तो माइक्रो की वैल्यू लगा दी।
इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस को। तो लिखता है कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 240 वोल्ट्स, जब दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान जब पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट होगा, तो हमें क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को आप सिंपल v के साथ शो करेंगे, डेल्टा साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम फार्मूला में सिंपल v के साथ इसको शो करने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर फार्मूला में डेल्टा v आ रहा है तो आप डेल्टा v लगा दें, अगर फार्मूला के अंदर सिंपल v को अगर आपने यूज़ करना है तो वो फिर आप सिंपल v लगाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। अच्छा, अगर प्लेट्स जो है कैपेसिटर की, उनके दरमियान अगर इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो जाहिर सी बात है चार्ज स्टोर होगा। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट जो है उसमें ट्रांसफ़र होंगे। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, टू फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको n के साथ शो करेंगे, हमने फाइंड करने हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है कितना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप सिंपल E से शो करते हैं, Q भी लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम सिंबल E यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम। आइए ज़रा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। इसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी, दो चीज़ें उसने दी है, कैपेसिटेंस दी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ये तो हमें पता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने पूछे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सोल्यूशन की हेडिंग दे ली, यूजिंग फार्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये तो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन इसका फार्मूला ये होता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, तो ये हमारे पास Q इज इक्वल टू N ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्योंकि हमने N फाइंड करना है ना, तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है, इसमें N आ रहा है। N को आप सेपरेट कर लें, N क्या होगा भाई, Q ओवर E हो जाएगा। कैसे, क्योंकि E इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q ओवर E इज इक्वल टू N। तो मैंने तरतीब भी सही लगा ली, N इधर आना था उधर लिख लिया, Q ओवर E इधर आना था इस तरफ लिख लिया, बात तो एक है। अब हमने N फाइंड करना है, इसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, Q और E। तो E तो है लेकिन Q नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि Q जो है वो इक्वल होता है CV के। ठीक है, अभी हम इसको प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके आए हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो हम इस तरह करते हैं, N इज इक्वल टू Q की जगह पे CV लिख देते हैं, चूँकि C और V हमारे पास मौजूद है, ओवर E आप वैसे लिख लें। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें वैल्यूज पुट करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, सॉल्व करवाइएगा बाय पुटिंग वैल्यूज। कैलकुलेटर आप भी यूज़ किया करें, साथ साथ चीज़ों को कंफर्म किया करें। N इज इक्वल टू C जो है हमारे पास ये दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस उसने 240 वोल्ट दिया है। अब देखें, मैंने चार्ज की वैल्यू इसलिए वहाँ पे लिख ली थी क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, गिवन डाटा में लिख ली 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने सिंपल V से शो किया, क्योंकि यहाँ पे हम V यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डेल्टा V का सिंबल यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पे हम इसको डेल्टा V से शो कर लेते, मसला नहीं है, दोनों सिंबल्स ठीक हैं। तो N इज इक्वल टू, भाई ऊपर वाले पहले दोनों को ज़रब दो ना, देखो 3 10 की पावर -6 लिखो, इसको ज़रब दे दो किसके साथ, 240 के साथ, तो ये आएगा 7.2 ज़रब 10 की पावर -4 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। नीचे वाला एक दफ़ा वैसे ही लिख लो, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, लास्ट स्टेप। अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 1.6 और ये 10 की पावर -19 से। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो आंसर आया है कैलकुलेटर पे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो N इज इक्वल टू, ये आया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो देखें, हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। जब भी फाइनल आंसर आए तो उसके ऊपर एक खूबसूरत सा बॉक्स बना दिया करें। तो मैं भी यहाँ पे बना देता हूँ, देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल ईजीली अब समझ आ गया होगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ, बड़ी ही ध्यान के साथ समझिएगा। पहले हम इस पूरी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान के साथ इसको समझना है। लिखता है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर हेल्ड एट 1.2 मीटर अपार्ट, यानी कि हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो 1.2 मीटर है। इस चीज़ को याद रखो। अब वो कहता है कि दे आर देन मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर सो दैट देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स डबल ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। सुनिएगा, पहले जब डिस्टेंस 1.2 मीटर था, तब कुछ ना कुछ इन दोनों चार्जेस के दरमियान एनर्जी भी होगी। अब उसने कहा कि आपने इन दोनों को पास लेकर आए, इतना पास ले आए कि जो एनर्जी है ना वो पहले की निस्बत डबल हो गई। अब कितना पास लेके आए ये उसने नहीं बताया, ये बताया कि पहले जो एनर्जी थी ना, अब इनको इतना पास लेके आ गए कि एनर्जी पहले की निस्बत क्या हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है, डबल हो गई है। इसके बाद कहता है हाउ मच आर दे अपार्ट एट देयर नई पोजीशन। तो अब जो इनकी नई पोजीशन है, अब इस नई पोजीशन पे इनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा। समझ आई आपको? यानी दोनों चार्जेस जो है ना, ये दोनों चार्जेस जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर था, तब इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, जिसको हम U1 का नाम दे लेते हैं। अब उसने बोला आप इन दोनों चार्जेस को ना एक दूसरे के पास लेकर आ गए, एक दूसरे के करीब लेकर आ गए। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? अगर जो अब जो एनर्जी है, पहले एनर्जी U1 थी, अब जो बाद वाली एनर्जी है ना, वो पहली जो एनर्जी है उसका 2 टाइम्स यानी डबल हो गई है। तो अगर हम इनको कितना पास लेके आए कि इनकी एनर्जी पहले के निस्बत डबल हो जाए। अब समझ आई आपको? आइए स्टूडेंट्स, ज़रा मैं इसका गिवन डाटा लिख लूँ। इनिशियल सेपरेशन, पहले दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कितना था? 1.2 मीटर था, तो लिख लेते हैं। अच्छा, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम r के साथ शो करेंगे, ये है 1.2 मीटर, लिख लिया। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो पहले एनर्जी थी उसको हम U1 का नाम दे लेते हैं, उसने बताया नहीं कितनी है। उसके बाद जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इनिशियल वाले को U1 का नाम दे लिया, फाइनल वाली को U2 का नाम दे लिया। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे U से शो कर रहे हैं, U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसने ये बताया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल हो गई है ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, यानी बाद वाली जो एनर्जी है वो पहली जो एनर्जी है उसका क्या हो गई है, डबल हो गई है, यानी U2 जो है वो U1 है। तो अब आप इनको कितना करीब लेके आए, कितना करीब, यानी वो डिस्टेंस क्या होगा कि इनकी एनर्जी जब डबल हो चुकी तो तब इनका डिस्टेंस अब क्या होगा, पहले के निस्बत। तो यानी कि जो फाइनल सेपरेशन है जिसको हम R2 का नाम देंगे वो हमने फाइंड करनी है। पहले सेपरेशन 1.2 मीटर थी, बाद वाली सेपरेशन हमने फाइंड करनी है। बाद में कितनी सेपरेशन, कितनी या करीब कितना डिस्टेंस रह जाएगा कि अगर इनकी एनर्जी पहले से डबल हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, सोल्यूशन कैसे इसका निकालना है, वो तो आपको मैं समझा ही दूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, फार्मूला यूजिंग, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, U = K(Q1Q2)/R। फोर्स होती है K(Q1Q2)/R का स्क्वायर, एनर्जी होती है K(Q1Q2)/R। अब देखें, एनर्जी का और चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये Q1 Q2 दो चार्जेस है, लेट करें दो चार्जेस है ना, तो एक को Q1 का नाम दे लो, दूसरे को Q2 का नाम दे लो, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R का नाम देंगे। तो एनर्जी का दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कि एज हमें इस फार्मूला से ये देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है U, वो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है R, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि U1/U2 जो है वो किसके इक्वल होगा, R2/R1, यानी U1 जो है वो R1 के इन्वर्स में चला गया और U2 जो है वो R2 के इन्वर्स। आमने सामने हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आमने सामने ना हो इस तरीके से हो जिस तरीके से मैंने लिखे हैं, तो फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्योंकि हमने सिर्फ U और R को डील करना है, तो U और R जो है U1 के
जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में R1 होगा, अगर U2 बटे में है तो R2 उसके सामने नहीं आ सकता, उसके ऊपर आएगा। तो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये वाली डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूजिंग द फार्मूला। हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो मैं आपको बनवा चुका हूँ। फार्मूला क्या है? U1 ओवर U2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करें कि हमने क्योंकि R2 फाइंड करना है ना, तो जिसको फाइंड करना है पहले हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। तो क्या होगा समझिएगा, ये जो R2 है ना, इसको मैं इधर ही रखता हूँ। उधर क्या है? उधर है U1 ओवर U2, इसको मैंने वैसे लिख लिया। सिर्फ इसको इसके बटे में भी नहीं लिखा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, उसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है उसको तरतीब से लिख लिया, तो बना R2 इज इक्वल टू U1 मल्टीप्लाई बाय R1 ओवर U2। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, तो भाई वैल्यूज पुट करने से, कीमतें दर्ज करने से R2 इज इक्वल टू U1 को U1 ही रखें और मल्टीप्लाई बाय R1। R1 कितना है? 1.2 है, तो इसको लिख दें 1.2 ओवर। अच्छा, हमारे पास U2 भी है। U2 किसके इक्वल है? 2U1 के। तो U2 की जगह पे आप 2U1 पुट कर दें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि U1 से U1 कैंसिल हो चुका, तो R2 जो है वो हमारे पास इक्वल आया 1.2 ओवर 2। अब 1.2 का हाफ कर लें। 1.2 का हाफ क्या होता है भाई? 0.6 होता है, तो 0.6 मीटर। ओके, अगर हम डिस्टेंस 1.2 से 0.6 कर दें तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले से डबल हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। कितना इजी न्यूमेरिकल था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इतना कंप्लीट सॉल्व कर दीजिएगा। ये फार्मूला यूजिंग वाला पोर्शन आपने ज़रूर करना है, वरना ये आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर सोल्यूशन लिखना है तो फिर आपको ये वाली चीज़ें सोल्यूशन में लिखनी पड़ेंगी, अगर आपने फार्मूला यूजिंग नहीं लिखना तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड बताई गई है। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को गिवन डाटा में साथ साथ लिखते जाते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग दे ली। कैपेसिटेंस को आप जानते हैं हम कैपिटल C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू दी गई है 100 माइक्रोफैरड। अब आप जानते हैं कैपेसिटेंस करंट फैरड होगा, तो हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, दो काम करेंगे। आप जानते हैं 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको मैं 10 की पावर 2 लिख लेता हूँ, ये 100 ही है। और ये जो माइक्रो है ये आप जानते हैं 10 की पावर -6 होता है। अब आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये 10 की पावर 2 -6 -4 आएगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ चुकी। A 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड टू 8 वोल्ट, यानी जो उसके ऊपर इनिशियल चार्ज हमें दिया गया, इनिशियल चार्ज जो है वो 8 वोल्ट से किया गया। तो ये हम लिख लेते हैं, जो इनिशियल वोल्टेज है वो हमें दिया गया है, जिसको हम V0 के साथ शो करेंगे, इनिशियल वाला, जो कि 8 वोल्ट बताया गया है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस में ये कहता है कि ये जो कैपेसिटर है ना, जिसको हमने 8 वोल्ट दिया और उसकी कैपेसिटेंस इतनी थी, इट इज़ अलाउड टू डिस्चार्ज। अब हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रो अ 500 ओहम रजिस्टर, एक रजिस्टर के ज़रिए जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओहम है। तो हमें रेजिस्टेंस दी गई है और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R के साथ शो करते हैं, जो कि 500 ओहम बताई गई है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को या चार्जेस को जो है वो ड्रॉप करती है, उनको कम करती है। फाइंड द वोल्टेज, अब आपने वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 0.5 सेकेंड। अब चूंकि हम उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो 0.5 सेकेंड के बाद ये जो वोल्टेज है कितना रह जाएगा वो आपने फाइंड करना है। तो टाइम इलेप्स्ड, कितना टाइम गुजर गया जब 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम लिख लें 0.5 सेकेंड।
और आपने फाइंड द वोल्टेज आपने फाइंड करना है कि इतने टाइम के बाद, यानी ये टाइम t है जो कि 0.5 को शो कर रहा है, इतने टाइम के बाद वोल्टेज क्या होगा। तो टू फाइंड की हेडिंग दें वोल्टेज आफ्टर टाइम t, यानी सिंपल आपको कैपिटल V फाइंड करना है। इनिशियल वोल्टेज दिया गया है, फाइनल वोल्टेज को हम V के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने उसको फाइंड करके देना है। स्टूडेंट्स फार्मूला हम यूज़ करेंगे, आपने इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 9 पढ़ा है एक्सपोनेंशियल डिके वाला, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के बाद। तो एक्सपोनेंशियल डिके का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई की पावर कितने माइनस टी ओवर आर सी। अब स्टूडेंट्स हम इस तरह करते हैं, ये जो आर सी है ना, इसको हम पहले कैलकुलेट करके डायरेक्ट पुट कर देंगे, बजाय इसकी हम इसको लिखें, ये आर और सी को पुट करें फिर मल्टीप्लाई करें, तो मतलब स्टेप लंबे होते जाएंगे। हम आर सी को पहले ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन के अंदर फर्स्टली कैलकुलेट आर सी। तो आर और सी जो है इसका प्रोडक्ट आप जानते हैं टाइम होता है, और टाइम कांस्टेंट आर सी के इक्वल होता है। आर की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो लिख दिया 500 लिख दिया। अच्छा जी, सी की वैल्यू कितनी है, ओके सी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 है, तो लिख दें 10 की पावर माइनस 4। तो अब ये आर सी जो है ये इक्वल आएगा, जस्ट आप यहाँ पे लिखें 500 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर माइनस 4 से, तो ये आएगा 0.05। इसको कर लीजिएगा 0.05। अब हमारे लिए आसानी होगी, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आ सकते हैं। ध्यान के साथ समझिएगा एक्सपोनेंशियल कैसे लेना है, ये बेसिकली मैंने आपको समझाना है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि एक्सपोनेंशियल कैसे लेना है, पता नहीं होता, बेचारों को रट्टा लगाई होती है वैल्यू। तो V इज इक्वल टू वी नॉट, इनिशियल वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट है, तो आप यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर दें। E की पावर माइनस, अच्छा E की पावर माइनस टी टाइम है, ये उसने जो टाइम दिया है बाद वाला 0.5, ये 0.5 पुट कर दिया ओवर, ये टी की वैल्यू पुट कर दी ओवर आर सी। तो आर सी को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ये आया 0.05 आया। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद सॉल्व करते हैं। V इज इक्वल टू अभी 8 वैसे ही लिखें, E की पावर माइनस, अब आप 0.5 को तकसीम कर दें 0.05 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 10, कितना आएगा 10। अच्छा जी, V इज इक्वल टू 8 वैसे ही लिख लें, E की पावर 10 किसके इक्वल होती है ये आपने बताना है। अब स्टूडेंट्स E की पावर कैसे लेते हैं, देखें ये जो ऑन का बटन है ना, इससे पहला और ये जो दूसरा बटन है ऑन के नीचे जो तीसरा है, ये अगर ऑन को मैं पहला मानूं, इसके नीचे ये जो क्यूब वाला है उसके नीचे है, इसको प्रेस करना है, लेकिन पहले शिफ्ट को प्रेस करके, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और फिर ये वाला जो बटन है थर्ड नंबर पे इसको प्रेस कीजिए। देखें E की पावर लिखा गया, अब पावर कितनी है, वो तो -10 है, तो माइनस ये 1 0 10, तो ये देखें ये मेरे पास आंसर आ चुका है। आंसर मेरे पास आया है 4.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 आया। ये मैंने E की पावर 10 लेनी आपको सिखला दी कैलकुलेटर पे, शिफ्ट और ये नेचुरल लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो E की पावर, आगे पावर जितनी मर्जी लिख लें माइनस में या प्लस में। तो V इज इक्वल टू, अब आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आया जी 3.6, ठीक है, 3.6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और आप जानते हैं ये वोल्टेज है तो इसका यूनिट वोल्ट होगा। तो ये लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब आप रिजल्ट की हेडिंग दे के इसको रिपीट करके लिख भी सकते हैं, हैंस वोल्टेज आफ्टर टाइम 0.5 सेकेंड इज 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 वोल्ट। लास्ट पे रिजल्ट की हेडिंग दे के इसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यानी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, आपने काफ़ी इसको समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। ये सारी मेहनत आपके लिए होती है ताकि आप घर बैठे फ्री में एक प्रीमियम जो स्टडी होती है वो ले सकें। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वीडियो लेंथी होती हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पे और समझाने पे कंप्रोमाइज़ ना हो, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।